नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड सक्सेस पॉइंट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, कल की लाइव क्लास में हमने बात करी थी उत्तराखंड के इतिहास से शुरुआत कर कि किस प्रकार यहाँ पर स्रोतों के आधार पर उत्तराखंड के इतिहास के बारे में हमें जानकारी प्राप्त हुई है। तो आज का हमारा जो लेक्चर है उत्तराखंड के इतिहास वाला, उसे ही हम कंटिन्यू करेंगे, उत्तराखंड का इतिहास। ठीक है दोस्त, तो उत्तराखंड के इतिहास के बारे में मैं एक क्विक रिवीजन करा देता हूं ताकि आपका एक आधार सा बन जाए, ताकि आपको समझ में आ जाए। और जिन लोगों ने हमारा पहला लेक्चर नहीं देखा है वो देख सकते हैं, वो लेक्चर आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा और बाकी के जो लाइव क्लास है वो आपको एप्लीकेशन पर मिलेंगी, है ना। एप्लीकेशन पर जो भी लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं वो गूगल प्ले स्टोर से उत्तराखंड सक्सेस पॉइंट, उत्तराखंड सक्सेस पॉइंट नाम की ऐप डाउनलोड कर ले, वहीं पर आपको सभी लाइव क्लासेस मिल जाएंगी। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के इतिहास की बात करूं तो पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि स्रोतों के आधार पर दो प्रकार के साक्ष्य या स्रोतों के आधार पर दो प्रकार से हमने उत्तराखंड के इतिहास को बांटा हुआ है ना, जो हमें जानकारी मिली हुई है उसी आधार पर। इसमें पहला जो आधार बताया था पुरातात्विक साक्ष्य बताया था, पुरातात्विक साक्ष्य हमने बताया था। ठीक है दोस्त, पहला बताया था पुरातात्विक साक्ष्य। दूसरा जो बताया था हमने, दूसरे वाले की बात करते हैं लिखित साक्ष्य की। ठीक है, पुरातात्विक साक्ष्यों में पहला जो हमारा पॉइंट था, लास्ट लेक्चर जिन लोगों ने भी देखा है उनके आसानी से समझ में आ रहा होगा, है ना। पहला जो पॉइंट था समाधान था। कौन सा था दोस्तों? समाधान, यानी डेथ बॉडी, जिसके बारे में हम गहन अध्ययन कर चुके हैं, है ना। हैनवुड 1856 में आया इंग्लैंड से और उसने खुदाई करवाई, तब यहाँ पर क्या पहला समाधान प्राप्त हुआ था, देवीधुरा चंपावत से, जहाँ पर उसकी कुछ अपनी ही विशेषता भी बताई गई है। वो लेक्चर आपने देखा होगा। दूसरे नंबर पर इसमें मैंने बताया था आपको अभिलेख। तीसरे नंबर पर मैंने आपको बताया था गुहा लेख या शैलचित्र, गुहा लेख या फिर शैलचित्र। ठीक है दोस्त, तीसरे नंबर पर मैंने गुहा लेख और शैलचित्र। चौथे नंबर पर आपको बताया था ताम्र उपकरण, है ना। यहीं पर ताम्र उपकरण के साथ सिक्के भी आपको बताया था, सिक्के भी इसी में ही आएंगे। ठीक है, और लास्ट बताया था कप मार्क्स। ठीक है, और इधर लिखित साक्ष्य में मैंने आपको बताया था वेद की बात, है ना। पहले नंबर पर वेद बताया था, और वेद में कौन सा वेद? ऋग्वेद बताया था। लास्ट लेक्चर जिन लोगों ने नहीं देखा वो देख ले, ताकि आपका एक आधार मजबूत हो, है ना। इमारत वही टिकती है जिसका आधार मजबूत हो, है ना। और आधार ही मजबूत नहीं होगा तो कितनी ही मंजिल बना ले वो टिकेगी नहीं। दूसरे पे बताया था पुराण, है ना, फिर उपनिषद, बौद्ध ग्रंथ। ठीक है दोस्त, और पांचवा बताया था लेखों को दोबारा वर्णन, जैसे कालिदास ने किया हुआ है अपने नाटकों के माध्यम से, है ना, उत्तराखंड के संदर्भ में। तो पिछले लेक्चर में जो पहला हमारा लेक्चर था वो समाधान के ऊपर रहा है, ये हमने कवर कर लिया है। जिन लोगों ने भी नहीं देखा है वो क्या करें, स्टार्टिंग से पहले उस लेक्चर को देखें, ताकि आपका जो आधार है वो शुरू से मजबूत होता चले, है ना। इसके बाद आज का जो हमारा लेक्चर रहने वाला है वो अभिलेखों के बारे में रहने वाला है, इसे हम आज कवर करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से शुरुआत करते हैं अभिलेख। ठीक है दोस्तों, शुरुआत करते हैं अभिलेखों की। ध्यान दें, अभिलेख की बात चल रही है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा अभिलेख।
ठीक है दोस्त। तो पहला सवाल तो यही बन जाता है कि अभिलेख आखिरकार इसका मतलब क्या है ना, किसी भी एक ऐसा लेख मिलना किसी भी भाषा में, किसी भी लिपि में, जो एक किसी पुरानी घटना या पुराने कालक्रम या किसी पुराने चीजों के बारे में जानकारी दे। ठीक है, सीधा सा बोल दूं तो मैं एक ऐतिहासिक स्रोत, है ना, क्या बोल दूं, ऐतिहासिक स्रोत। तो यहां से अभिलेखों की बात करूं, अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है, पहला सवाल बनेगा ये, है ना, अध्ययन क्या कहलाता है। तो पहला सवाल बनेगा अध्ययन क्या कहलाएगा, इपिग्राफी। इपिग्राफी। भारत में अभिलेखों की शुरुआत करने का श्रेय किसे दिया जाता है ना, शुरुआत का श्रेय किसे दिया जाता है दोस्तों, तो अशोक को दिया जाता है। अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, ये कुछ इस प्रकार के सवाल हैं जो आपको जानने जरूरी है। किसने पढ़ा था, सर्वप्रथम किसने पढ़ा, तो किसने पढ़ा था, 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिसेप्ट ने पढ़ा था, प्रिसेप्ट ने पढ़ा था। ठीक है, तो ये कुछ सवाल हैं जो आपको बेसिकली जानकारी इनकी होनी चाहिए। अब सवाल आता है उत्तराखंड के इतिहास का, उत्तराखंड के इतिहास का सबसे प्रामाणिक स्रोत किसे माना जाता है। इस प्रकार का सवाल आपको आयोग से देखने को मिल सकता है या मिल ही जाएगा। सबसे प्रामाणिक स्रोत किसे माना जाता है, इस प्रकार का सवाल आएगा तो किसे माना जाएगा, आप डायरेक्ट कह देंगे अभिलेखों को माना जाता है। उत्तराखंड के इतिहास का सबसे प्रामाणिक स्रोत किसे माना जाता है, अभिलेखों को माना जाता है। ठीक है दोस्त, आगे चलते हैं। अभिलेख की बात करूं तो उत्तराखंड के इतिहास में सबसे प्रामाणिक स्रोत है अभिलेख। तो उत्तराखंड के इतिहास के बारे में जानकारी देने वाला, है ना, पहला अभिलेख कौन सा था, उत्तराखंड के इतिहास के बारे में जानकारी देने वाला पहला अभिलेख कौन सा था, है ना, पहला सवाल यही बन जाएगा। तो पहला अभिलेख कौन सा था, अशोक का कालसी अभिलेख। कौन सा था दोस्तों, अशोक का कालसी अभिलेख। तो अब ये हमारा एक मुद्दा मिल गया है, हमें किसके बारे में बात करनी है, अशोक के कालसी अभिलेख के बारे में हमें बात करनी है। ठीक है, क्योंकि यह पहला एक ऐसा अभिलेख है जो उत्तराखंड के इतिहास के संदर्भ में जानकारी देता है। और अभिलेख ऐसा एक स्रोत है जो एक प्रामाणिक स्रोत है, जो सटीक जानकारी देता है, एकदम, है ना, बिल्कुल सटीक जानकारी देते हैं अभिलेख। अशोक का कालसी अभिलेख, है ना, सवाल बनता है कब मिला, यानी कब इसने इसकी खोज करी, है ना, किसके द्वारा खोज करी, कब, किसने और कहाँ। ये तीन प्रकार के सवाल हमें हमारे माइंड में घूमते ही रहते हैं। तो अशोक का कालसी अभिलेख कब मिला, तो 1860 ईस्वी में इसकी खोज हुई। किसने करी, तो जॉन फॉरेस्टर ने इसकी खोज करी। किसने करी, तो जॉन फॉरेस्टर ने। कहाँ से ये मिला है, तो कहाँ मिला है, देहरादून के कालसी नामक स्थान से। देहरादून के कालसी नामक स्थान से, जो कालसी जो है ये कहाँ है, यमुना और टोंस नदी के संगम पर, है ना। और ये यमुना और टोंस नदी के कौन से तट से मिला है, तो दाएं तट से मिला है ना। इस प्रकार के सवाल आपको देखने को आसानी से आयोग की तरफ से मिल जाएंगे। अब आगे बात करूं तो जब जॉन फॉरेस्टर ने इसकी खोज करी 1860 में, तो एकदम से बता पाना संभव नहीं हो पाएगा कि इसके अंदर आखिरकार क्या है, क्या छिपा है ना, क्योंकि भाषा भी दूसरी है, प्राकृत और पाली भाषा में मिला है ना, ज़्यादातर प्राकृत हिस्सा है और ब्राह्मी लिपि में मिला है ना। बता दो तो किस भाषा में मिला है दोस्तों, प्राकृत और पाली। अगर इसकी भाषा की बात करूँ तो कैसी है, प्राकृत भाषा है और थोड़ा हिस्सा इसमें पाली का भी है ना। और लिपि कैसी है दोस्तों, ब्राह्मी लिपि है, ब्राह्मी लिपि। कैसी लिपि है, ब्राह्मी लिपि है। तो एकदम से इसे पढ़ के इसका विश्लेषण कर पाना, बता पाना कि इसके अंदर क्या बात लिखी हुई है, ये थोड़ा सा कठिन कार्य था ना, एकदम से नहीं हो पाना था। तो क्या किया गया, इससे 1860 में जब खोज कर दी अशोक के कालसी अभिलेख की,
तो जॉन फॉरेस्टर ने इसका क्या करा, विश्लेषण करा, इसकी जांच करी, है ना। और इसकी जांच करने के लिए, है ना, जैसे ही जांच करी तो इसकी जांच करने के बाद एक रिपोर्ट तैयार करी, है ना। तो इस रिपोर्ट को तैयार करने में जॉन फॉरेस्टर ने अशोक के काल से अभिलेख की रिपोर्ट तैयार करने में 2 माह का समय लिया। कितने का लिया? 2 माह का। ये समय आपको ध्यान रखना है, आयोग ऐसे ऐसे सवाल एग्जाम में डाल देता है, ठीक है। तो 2 माह का समय लिया और इस रिपोर्ट को क्या, अशोक के काल से अभिलेख की जो रिपोर्ट थी, ठीक है, इसे तैयार करा और इस रिपोर्ट का नाम क्या रखा था? द गैजेट ऑफ कालसी पत्रा। द गैजेट ऑफ कालसी पत्रा, है ना दोस्तों। क्या नाम रखा इसका? द गैजेट ऑफ कालसी पत्रा इस रिपोर्ट का नाम था। तो सीधा सा सवाल आएगा, द गैजेट ऑफ कालसी पत्रा, है ना, उत्तराखंड में किस अभिलेख की जानकारी देता है? तो ये तो चलो सिंपल सी बात है, यहाँ कालसी पत्रा लिखा तो कालसी अभिलेख की जानकारी है, आप रिलेट कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर सवाल आया द गैजेट ऑफ कालसी पत्रा रिपोर्ट किसने तैयार करी थी, है ना, तो तब थोड़ा सा सवाल कठिन हो जाएगा और इस प्रकार के सवाल ही आपको मेरिट में लाकर खड़ा कर देंगे, है ना। तो द गैजेट ऑफ कालसी पत्रा नामक जो रिपोर्ट थी, जो 2 माह में तैयार हुई थी, किसने तैयार करी थी? ये जॉन फॉरेस्टर ने तैयार करी थी। किसने करी थी तैयार? जॉन फॉरेस्टर ने तैयार करी थी। और इसके बाद तैयार करने के बाद इस रिपोर्ट को 1860 ईस्वी में ही, है ना, 2 माह में ही, 1860 ईस्वी में ही इस रिपोर्ट को जॉन फॉरेस्टर ने द हिंदू नामक समाचार पत्र में, द हिंदूज नामक समाचार पत्र में, अखबार में छापा था। अखबार में छापा, है ना। तो अब इसने ये रिपोर्ट छाप दिया। आखिरकार इसके अंदर क्या है वो रिपोर्ट इसने द हिंदूज अखबार में छाप दी। अब छापने के बाद अब हमें इस रिपोर्ट के अंदर क्या है वो पता करना है, इसके अंदर क्या चीज लिखी हुई थी, ठीक है दोस्त। तो अशोक के अभिलेख की जो रिपोर्ट जॉन फॉरेस्टर ने तैयार करी, है ना, ये रिपोर्ट जो थी, आखिरकार इस रिपोर्ट के अंदर क्या लिखा हुआ था? तो बात करूं, इस रिपोर्ट के अंदर 5 फैक्ट दिए गए थे, 5 पॉइंट आउट किए गए थे, 5 पॉइंट लिखे गए थे, या 5 बातें बताई गई थी, है ना। इस रिपोर्ट के अंतर्गत कुल 5 पॉइंट हमें क्या करे गए, उजागर किए गए, हमारे सामने क्या कहे गए, बताए गए हैं। तो पहला पॉइंट जो था इसमें, पहला पॉइंट कि अशोक ने यह अभिलेख, इससे हमें जो जानकारी मिली रिपोर्ट से, है ना दोस्तों, अशोक ने यह अभिलेख 257 ईसा पूर्व में यहाँ स्थापित करवाया था, है ना। ये हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? इस रिपोर्ट से पता चलती है। दूसरे नंबर की जो जानकारी मिलती है, अशोक ने प्रत्येक स्थान पर मनुष्य और पशु की चिकित्सा प्रबंधन का संदेश दिया है। मनुष्य और पशु की चिकित्सा प्रबंधन का संदेश दिया है कि ये प्रबंधन होना चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए मनुष्य और पशु की चिकित्सा के लिए, संदेश दिया है। और इसी आधार पर, है ना, इसी आधार पर, चिकित्सा वाली पद्धति के आधार पर, है ना, अशोक ने पूरे भारत में, अशोक ने भारत में सबसे पहले, है ना, सर्वप्रथम फर्स्ट एड किट योजना की शुरुआत करी थी। फर्स्ट एड किट योजना की शुरुआत करी थी, ठीक है दोस्त। फर्स्ट एड किट योजना की शुरुआत सबसे पहले किसने करी? अशोक ने पूरे भारत में करी। और यही फर्स्ट एड किट योजना की शुरुआत अगर उत्तराखंड में बात आई तो उत्तराखंड में किसने करी? हेनरी रैमजे ने करी। कुमाऊं कमिश्नर हेनरी रैमजे ने इस किट योजना की शुरुआत करी है, ठीक है। तो कब करी है शुरुआत? तो ये कब करी है दोस्तों? 1860 ईस्वी में रिपोर्ट प्रकाशित होने के बाद इसने भी क्या करा? इस प्रकार की व्यवस्था को शुरू किया। तीसरी जो बात इसमें लिखी हुई है, तीसरा जो संदेश है, अशोक ने संदेश दिया है कि भेरी घोष की जगह धम घोष को अपनाना चाहिए, है ना। लड़ाई झगड़े की जगह धर्म के कार्यों वाले स्थानों को भेरी घोष की जगह धम घोष को अपनाना चाहिए, ठीक है। तो तीसरी बात ये लिखी हुई है। चौथे नंबर की बात करूं, चौथा पॉइंट क्या लिखा है? यहाँ के क्षेत्र यानी देहरादून के क्षेत्र को, इस रिपोर्ट में देहरादून के क्षेत्र को
इस रिपोर्ट के अनुसार अशोक ने क्या कहा है, अपरांत क्षेत्र कहा है, अपरांत, और यहाँ के लोगों को कुलिंद या पुलिंद कहा है, पुलिंद कहा है। और 5वें नंबर पर बताया गया है कि जो लोग थे यहाँ के कुलिंद और पुलिंद, ये मौर्यों के अधीन हुआ करते थे, अधीन हुआ करते थे। तो ये 5 बातें हमारे अशोक के कालसी अभिलेख से सामने आती हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट जो हमारा इसमें अगला अभिलेख आता है वह है तालेश्वर अभिलेख। कौन सा दोस्तों, तालेश्वर अभिलेख। ये थोड़े फैक्ट बेस यहाँ पे सीजन चल रहा है, तो आपको क्या करना है, ये फैक्ट नहीं छोड़ने हैं। ठीक है, फिर है हमारा तालेश्वर अभिलेख, तालेश्वर अभिलेख। ठीक है दोस्त, तालेश्वर अभिलेख जो अल्मोड़ा से मिला है ना, इसकी खोज की बात करूं तो खोज वाईके गुप्ते ने करी। कब करी, तो 2 सन देखने को मिलते हैं, कब करी में 1963 भी है, 1968 भी है। ठीक है, तो आपको दोनों ही क्या करने हैं, याद रखने हैं। ठीक है, और एक किताब वाला तो 1918 भी बता रहा है, तो आपको तीनों ही ध्यान रखने हैं। ठीक है, अब कौन सा प्रमाणिक है ये थोड़ा कहना असंभव सी बात है, क्योंकि अलग अलग राइटरों के यहाँ पर अलग अलग अनुमान है, पर हमें क्या करना है, तीनों को लेकर चलना है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमें क्या गया, आंसर पे जाना है। ठीक है दोस्त, तो शुरुआत करते हैं। इसके बाद तालेश्वर अभिलेख किस वंश की जानकारी देता है, तो यह हमें पौरव वंश की जानकारी देता है। किसकी दोस्तों, पौरव वंश। पौरव वंश में किसकी जानकारी देता है, द्युति वर्मन या फिर द्युति वर्मन, ये एक ही नाम है ना, इसकी जानकारी देता है। नेक्स्ट हमारा जो अभिलेख है दोस्त, वो है हमारा लाखामंडल अभिलेख या राजकुमारी ईश्वरा का अभिलेख। लाखामंडल अभिलेख या फिर राजकुमारी ईश्वरा का अभिलेख है ना, 3रे नंबर का लाखामंडल अभिलेख। ठीक है, इसकी खोज करी थी जॉर्ज यूलर ने, व्यूलर, और इसे दुनिया के सामने लेकर आए यानी प्रकाशित करा डब्ल्यू फ्रेजर ने। कहाँ पर प्रकाशित करा, अपनी पुस्तक में। पुस्तक का नाम क्या है, द हिमालय माउंटेन। द हिमालय माउंटेन में क्या करा, डब्ल्यू फ्रेजर ने इसे प्रकाशित करा है। तो ये आपको ध्यान रखना है। खोज किसने करी, तो खोज में व्हीलर आ जाएगा, प्रकाशित किसने करी, डब्ल्यू फ्रेजर ने करी। तो ये जानकारी देता है लाखामंडल अभिलेख, देहरादून से जो प्राप्त हुआ है, जानकारी देता है यादव वंश की, और यादव वंश में 12 राजाओं की जानकारी देता है। ठीक है, और यहीं पर इसे ही राजकुमारी ईश्वरा का अभिलेख भी कहा जाता है। का अभिलेख भी इसे कहा जाता है ना। तो कोई पुण्यगुप्त इनके पति होंगे, उनकी डेथ होगी, तो यहाँ पर इनकी याद में इन्होंने एक शिव मंदिर का निर्माण भी करवाया था राजकुमारी ईश्वरा ने ना। कुछ इस प्रकार के फैक्ट भी आपको देखने को मिल जाएंगे। बाकी इसके बारे में जो भी नोट्स होंगे वो मैं आपको क्या करूँगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, टेलीग्राम चैनल वगैरह का है ना, या व्हाट्सएप ग्रुप का, वहाँ पर आपको क्या मिल जाएंगे, नोट्स भी प्रोवाइड करा दूंगा इस लेक्चर के बाद, सवाल किस प्रकार से बन सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा 4थे नंबर पर त्रिशूल अभिलेख, त्रिशूल लेख या त्रिशूल अभिलेख। ठीक है, त्रिशूल अभिलेख की बात करूं तो ये कहाँ से मिला है दोस्तों, गोपेश्वर चमोली। ठीक है, गोपेश्वर चमोली से मिला है। कहाँ से, गोपीनाथ या रुद्रनाथ मंदिर, रुद्रनाथ मंदिर से। ठीक है, गोपीनाथ या रुद्रनाथ मंदिर से यह मिला है। तो यहाँ पे क्या है भैया, इसमें 4 राजाओं की जानकारी मिली है, और किस वंश की जानकारी देता है, नागवंश या नाथ वंश की। तो 4 नाग या नाथ वंश के राजाओं की जानकारी मिली है, और साथ में एक युद्ध की जानकारी मिली है जो नेपाल के राजा अशोकचल
और नाथ राजा या नाग राजा नागपति नाथ के बीच हुआ था, नागपति नाथ के बीच हुआ था। तो 4 राजा कौन कौन से थे? तो स्कंदनाथ, ये नाथ है या नाग है ऐसा आ जाए तो इससे कन्फ्यूजन नहीं करना, ये एक ही नाम है। स्कंदनाथ, विभुनाथ, आशुनाथ और गणपतिनाथ, गणपतिनाथ। तो ये त्रिशूल अभिलेख के बारे में हमें जानकारियाँ प्राप्त होती है। ठीक है, इसके बाद अगला जो अभिलेख है पांडुकेश्वर अभिलेख, जो चमोली से मिला है, जो पौरव वंश की जानकारी देता है। अगला है पांडुकेश्वर अभिलेख, है ना, ये डायरेक्ट फैक्ट बेस है, इसलिए आपको क्या करने हैं, याद करने होंगे। इनके बारे में ज़्यादा जानकारियाँ प्राप्त नहीं है, तो ये डायरेक्टली फैक्ट बेस सवाल हो गए। पांडुकेश्वर अभिलेख ये आपको याद करना है। कहाँ से मिला है? पांडुकेश्वर, चमोली। ठीक है, इसकी खोज करी है किसने? कोलगर्ण। और ये किसकी जानकारी देता है दोस्तों? तो ये देता है पांडुकेश्वर अभिलेख हमें कत्यूरियों की जानकारी। किस भाषा में है? ब्राह्मी लिपि में है और संस्कृत भाषा में है। कत्यूरी राजा की जानकारी देता है। कत्यूरी राजा किसकी जानकारी देता है? ललित सुरदेव की जानकारी देता है, ललित सुरदेव। नेक्स्ट है धारशिल अभिलेख। धारशिल अभिलेख कहाँ से मिला दोस्तों? धारशिल अभिलेख, तो धारशिल अभिलेख मिला है ऊखीमठ रुद्रप्रयाग। ऊखीमठ रुद्रप्रयाग से, है ना दोस्त। और ये गढ़वाल का सबसे पुराना अभिलेख है। आया हुआ सवाल है एग्जाम में, एक बार फिर से आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। गढ़वाल का सबसे पुराना अभिलेख, पुराना अभिलेख है। ठीक है, किसके बारे में जानकारी देता है? पवार वंश के बारे में जानकारी देता है। पवार वंश में किसके बारे में? अनंतपाल के बारे में जानकारी देता है। ठीक है दोस्त, तो ये कुछ अभिलेख थे हमारे जो आपने पढ़े हैं। तो ये दूसरा पॉइंट हमारा खत्म हुआ अभिलेख वाला। इसके बाद हम अगला जो पॉइंट पढ़ेंगे, ठीक है, वो वाला पढ़ने वाले हैं हम, गुहा लेख, शैल चित्र वाला, है ना, गुफाओं पर लिखे हुए लेख, और उसमें ही ताम्रोपकरण, और उसमें ही कप मार्क्स। कल ये पुरातात्विक साक्ष्य वाला सीरीज जो है पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो क्या करना है? शेयर करना है, ताकि दूसरे लोग भी हमसे जुड़ सके और इसका लाभ उठा सके। थैंक यू दोस्तों।